हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे हर संडे को वीकली टेस्ट लगाते हैं और ये हमारा टेस्ट नंबर 2 है। हम अपने पूरे टेस्ट को क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जो सेक्शन ए होता है हमारा, वो सिर्फ जीएस के लिए होता है, और हमारा जो सेक्शन बी होता है उसमें हम सीसेट करते हैं, जिसमें मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग तीनों होते हैं। और जो लास्ट सेक्शन होता है हमारा, वो होता है मेंस के लिए। तो आइए देखते हैं कि हम चीज़ों को यहाँ पे कैसे डील करते हैं। देखो, हमारा इस चीज़ यहाँ पे टेस्ट लगाने का एकमात्र पर्पस ये है कि हम चीज़ों को लर्न कर सकें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से यूपीएससी मतलब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको हम क्या कर सकें, सीख सकें। यूपीएससी का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को हम पहचान सकें कि जब हम रियल एग्जाम में बैठ के एग्जाम दें तो हमसे गलतियां बहुत कम से कम होता क्या है कि हम कभी कभी ना टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हमें कोई क्वेश्चन आते हुए भी हम यूपीएससी के लैंग्वेज को पकड़ नहीं पाते हैं, हम यूपीएससी के ट्रिक को समझ नहीं पाते हैं, और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है इस सब्जेक्ट को, हमें सारे कॉन्सेप्ट भी पता होता है, लेकिन जो पूछने का तरीका होता है यूपीएससी का, वो बहुत अलग होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस तरीके को डेवलप कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस को क्या करते हैं, हम हैबिचुअल बना रहे हैं अपने प्रिपरेशन के साथ, कि हम अपने आप को बहुत ऑलरेडी क्या करें, प्रिपेयर कर लें, और एग्जाम में जैसे ही बैठे हम हर क्वेश्चन को बिना प्रेशर के, बिना किसी डर के आसानी से उसको सॉल्व करके आएँ और अच्छा मार्क्स हम गेन कर पाएँ। तो आइए देखते हैं कि इसमें, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि सिर्फ मैं आपको ये नहीं कि ये क्वेश्चन पढ़ दिया और उसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन पढ़ा और कहा कि ये इसका आंसर होगा, नहीं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, खूब अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, खूब अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा, हम जो ऑप्शन गलत है आपके, उस ऑप्शन को भी क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि ये ऑप्शन गलत क्यों है और ये ऑप्शन सही है तो ये ऑप्शन सही क्यों है। तो हम हर तरह से 360 डिग्री से क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से करके हम एक क्वेश्चन नहीं बल्कि एक क्वेश्चन के साथ उस सारे के सारे ऑप्शन को भी प्रिपेयर करते चल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा है, और इसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, किसी भी टेस्ट को अप्रोच करना चाहिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच प्रिंसिपल अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये कह रहा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसने जो भी ये ऑप्शन दिए गए उस ऑप्शन में से किस किस को ऐड किया है। तो आइए पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। मेन और वुमेन के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, क्या ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने दिया था? क्या इसने इंसर्ट किया था? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वल पे फॉर इक्वल है, वो आर्टिकल 39 में ऑलरेडी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन गलत है, और क्यों गलत है इसका रीजन भी हमें पता चल गया। दूसरा, चलो तीसरा देखते हैं। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ये ऑलरेडी हमारे आर्टिकल 41 में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया है कि जब ये आर्टिकल 41 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन क्या है, सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर्स, और ये भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 43 में प्रेजेंट है। तो इससे भी क्लियर हो गया कि हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी इसको दिया हुआ है। तो जब ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको फिर से हमें अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन को इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बचा क्या, हमारा ऑप्शन बचा ये, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। क्या किया गया, आर्टिकल 43 को क्या किया गया, अमेंड किया गया, और अमेंड करके इसको इसमें ऐड किया गया। तो यहाँ से क्लियर हो गई, सारे ऑप्शन भी आपके क्लियर हो गए क्यों गलत है, और ये ऑप्शन क्यों सही है, आपको ये भी पता चल गया। मतलब हुआ यूँ था कि उस समय तक ये जो बहुत बड़ा ये इंडस्ट्रीज वगैरह थी, इंडस्ट्रीज या बिजनेसमैन वगैरह, बड़े बड़े कंपनीज वगैरह थे, उसमें जो ये वर्कर्स थे उनका कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता था। तो इसीलिए क्या किया गया, और ज़्यादा सोशलिस्ट एस्पेक्ट को प्रमोट करने के लिए इस अमेंडमेंट को लाया गया, और उसमें क्या किया, तो ऐड किया गया। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत अच्छे से। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या करें कि विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि वो कौन ऐसा फॉलोइंग है जो हमारे कंट्री के गवर्न करने में हेल्प करता है। आइए ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। पहला, फंडामेंटल राइट्स। क्या फंडामेंटल राइट्स हमारे कंट्री को गवर्न करने में मदद करता है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द सेंस कि ये हमारे सिटीजन्स को क्या करता है, तो राइट देता है। ये किसी भी एंगल से कहीं भी बात नहीं करता है कि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हेल्प करेगा क्या करने में, तो स्टेट की पॉलिसी को गवर्न करने में। बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया आपका, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया ये पता चल गया। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज, एक तरफ हो गया फंडामेंटल राइट जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में एक ऐसा मतलब कि इन्फर किया गया कि जब हमारे पास ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स है, तो कहीं ना कहीं हमें सिटीजन्स को एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी देना चाहिए। तो इसीलिए क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़ा गया, ऐड किया गया, और उसमें क्या किया गया, आर्टिकल 51A में करके ऐड किया गया, और ऐड करके क्या किया है, उसको कुछ ड्यूटी प्रोवाइड की थी। यह भी कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है कि ये किसी भी एंगल से गवर्नेंस ऑफ द कंट्री की बात तो नहीं कर रहा है। बात है क्लियर। देखो,
और उसके बाद जो डी है वो कह रहा है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल, फिर वही दोनों ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, क्यों गलत ये पता चल गया। उसके बाद जो ऑप्शन हमारा क्या बचा, सी, क्या बचा, डीपीएसपी। हाँ ये कंफर्म है। डीपीएसपी का डेफिनेशन भी होता है कि व्हेनेवर द स्टेट इज गोइंग टू मेक एनी रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसी, दे आर गोइंग टू लुक आफ्टर द फंडामेंटल्स ऑफ द कंट्री। मतलब कि जब भी कोई रूल्स और पॉलिसी बनाए तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज को जाकर के, सॉरी ये हाँ डीपीएसपी को क्या करें, जाकर के देखें और उसके देखते हुए भी क्या करें, तो कोई भी रूल रेगुलेशंस को करें। और आर्टिकल 37 भी क्या करता है, इसके बारे में बहुत बखूबी बात करता है। चलिए ये ऑप्शन क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय, किसके द्वारा। मतलब कि जुडिशरी को सेपरेट किया गया है, वो कहाँ से, मतलब कि एक तरफ हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया और हमारा जुडिशरी हो गया, तो इन तीन चीज को क्या किया गया, सेपरेट किया गया इन दोनों ऑर्गन से। तो इसको किस में मेंशन किया गया, क्या प्रियम्बल में मेंशन किया गया। प्रियम्बल में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, क्योंकि प्रियम्बल बात करता है हमारा नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये कहीं भी जुडिशरी के सेपरेशन वगैरह की बात नहीं करता है। दूसरा द सेवेंथ शेड्यूल, और ये सेवेंथ जो शेड्यूल है वो बात करता है 3 लिस्ट के बारे में, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब सब्जेक्ट को डिवाइड करने की बात करता है। तो ये भी ऐसा कुछ बात नहीं करता है। क्या डी ऑप्शन भी है क्या, द कन्वेंशनल प्रैक्टिस, नहीं। कन्वेंशनल प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे लॉ में नहीं है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसको बोलते हैं। लेकिन ये जो हमारा ये जो डिस्टिंक्शन है, जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी है, वो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 में मेंशन किया गया है। इसीलिए क्या होगा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, डीपीएसपी होगा, क्योंकि आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक हमारा क्या होता है, डीपीएसपी है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये मेंशन किया गया, तो ये कन्वेंशन तो नहीं है। और ये क्या हो गया, तो ये हमारा ये डीपीएसपी हो गया। आंसर इसका करेक्ट हो गया। आपका समझ में आ गया, मतलब कि ऑप्शन कौन सा गलत क्यों है और ऑप्शन क्या सही है, क्लियर हो गया। ऑप्शन आते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स द, क्या हमारा कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्या कर रहा है, क्या वायलेट कर रहा है, किसके बारे में बात करता है। तो क्या ये बात करता है राइट ऑफ इक्वालिटी। राइट ऑफ इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक मेंशन है। तो क्या इसमें कहीं भी राइट टू वेल्थ के बारे में बात की गई है, वेल्थ के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात की है, तो नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है कि द राइट टू फ्रीडम, द राइट ऑफ फ्रीडम, आर्टिकल ये 19 से लेकर 22 तक बात करता है। तो क्या इसमें कहीं भी वेल्थ को लेकर के बात कही गई है, तो नहीं, इसमें बात नहीं कही गई। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, ये वेलफेयर का एक कॉन्सेप्ट है। वो तो वेलफेयर मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ के लेकर के होगा, वेलफेयर का मतलब कि हर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस हर तरह से होगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा, वो कि हमारा क्या, डीपीएसपी। तो ये डीपीएसपी ही है जिसमें क्या किया गया है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है अंडर आर्टिकल 39, उसके बारे में क्या किया था, तो बात किया जाता है। बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है कि द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एस्टैब्लिश, क्या एस्टैब्लिश करता है। जब हमने डीपीएसपी को जब हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्ट किया, तो आखिर इससे क्या इन्फॉर्म लेते हैं कि क्या मतलब था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, अभी मैंने बताया आपको कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो उसके लिए किसको क्या दिया गया था, ये फंडामेंटल राइट दिया गया था। क्या ये सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेसी है, नहीं। क्या ये सिर्फ और सिर्फ गांधीयन डेमोक्रेसी है, नहीं, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज को हम क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं, सोशल, गांधीयन और लिबरल डेमोक्रेसी। तो बचा हमारा क्या, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो हाँ, हम क्या करते हैं सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए, जैसे कि सोशल के लिए जैसे कि राइट टू पे फॉर इक्वल वर्क, वुमन के डिग्निटी को प्रमोट करना, ये सब बातें हम कर ही रहे हैं। अभी बात किया ना कि कैसे वर्कर का पार्टिसिपेंट होगा मैनेजमेंट में, तो ये तो सोशल हो गया। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा कि कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर हैंड में जो ये वेल्थ है वो कॉन्सेंट्रेट ना हो। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो गया, तो डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द अलोकेशन अमंग द मिनिस्टर ऑफ द सेड बिजनेस। हाँ ये तो सही है, क्योंकि हर चीज जो भी हम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक्शन लेते हैं, दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन इज टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 77। तो अब जब हर चीज हम क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे ही ले रहे हैं, इसीलिए प्रेसिडेंट को पावर किया गया है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है किसी भी गवर्नमेंट के बिजनेस के लिए। और वो बिजनेस जो रूल रेगुलेशंस बनाया है, कैसे उसको क्या किया जाएगा, मिनिस्टर के बीच में अलोकेट किया जाएगा। ये सारे रूल्स हमारा प्रेसिडेंट बनाता है। दूसरा, all executive actions of the government of India shall be expressed to the taken in the name of the prime minister। अभी तो बताया आर्टिकल 77, ये क्या करता है, ये कह रहा है कि all the actions will be taken in the name of president, not in the name of the, ये आपका प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा ऑप्शन ये 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द,
कहाँ पे, क्या सिर्फ लोकसभा में, क्या इधर हाउस मतलब लोकसभा और हमारा राज्यसभा दोनों में, या फिर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में, या सिर्फ राज्यसभा अलोन में। देखिए ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और ऐसा रूल है कि इस चेयरमैन को हटाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो रिजोल्यूशंस होगा सिर्फ और सिर्फ हम इसको इनिशिएट कर सकते हैं राज्यसभा में ही, और लोकसभा का इसमें सिर्फ क्या होगा, हाँ होता है, मतलब कि लोकसभा सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से उसको क्या करेगा, पास करेगा, लेकिन इसको जो ये रिमूवल का प्रोसीजर राज्यसभा में होता है वो क्या होता है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ होता है। बात क्लियर हो गई, तो ये तो आंसर समझ में आ गया, ये आपको क्या होगा, तो राज्यसभा होगा, क्योंकि ही इज द चेयरमैन ऑफ द आपके राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये आंसर आपका गलत नहीं होगा, समझ में आ गया, ये आंसर गलत नहीं होगा, ये भी गलत होगा, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 361 क्या कहता है कि अगर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस वगैरह हो तो जब तक गवर्नर क्या होगा, ऑफिस में होगा, उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं किया जा सकता है। सिविल प्रोसीडिंग किया जा सकता है, लेकिन वो भी आपके क्या होना चाहिए कि 2 महीने के नोटिस देने के बाद, ऐसे नहीं कि जब मन करे तब आप क्या करें, उसके अंदर वो कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दे, नहीं, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो कभी हो ही नहीं सकता। तो बात क्लियर हो गई, तो ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, द इमोलमेंट्स एंड द अलाउंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ये भी सही है, क्योंकि जब मान लो टर्म ऑफ ऑफिस, ऐसा मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये पे आपने गवर्नर को अपॉइंट किया और अपॉइंट होने के बाद उसको 50 रुपये कर दिए, ये नहीं हो सकता, ये इट कैन नॉट बी डन सो, और दोनों का दोनों ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मेंशन है। उसके बाद ये क्लियर हो गया, तो कौन सा आंसर सही होगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। डिस्क्रिशनरी पावर की बात करता है। पहला, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। सही है कि प्रेसिडेंट क्या होता है ना, कि जो गवर्नर का रिपोर्ट होता है उस पर रिलाई करता है, और उसके अलावा उसके भी कुछ अपने पर्सनल सीक्रेट्स एजेंट्स वगैरह होते हैं, उस पर भी रिलाई करता है, लेकिन मेनली हमारा ये गवर्नर का रिपोर्ट ही होता है। दूसरा, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, क्या मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए, ये मिनिस्टर का अपॉइंट करना ये गवर्नर का डिस्क्रिशन रोल है, नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नर क्या करेगा, चूज करता है सीएम को, और उसके बाद जितने मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, मतलब कि रिकमेंडेशन ऑफ द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ना कि वो गवर्नर का खुद का डिस्क्रिशन है। तो ये समझ में आ गया। दूसरा, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, ये भी सही है, ये ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा, मेकिंग द रूल्स टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, इसका ये रूल्स, ये कंडक्ट ऑफ द बिजनेस का ये गवर्नर नहीं बनाता है, बल्कि गवर्नर ही बनाएगा, लेकिन किसके कहने पे, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे, ना कि अपने मन से। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया, और बच्चा क्या हमारा ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ये 3। तो ये ऑप्शन हम क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन a session of parliament at such a place as he see things fit। हाँ, प्रेसिडेंट जब मन करता है क्या कर सकता है, वो सेशन ये आपका बुला सकता है, लेकिन ये उसका पर्सनल डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, बल्कि प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होगा। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए यहाँ पे एक कैच है ना, कि हमारा 3 सेशन होता है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, तो मेंशन किया गया, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं मेंशन नहीं किया गया देयर शुड बी 3 सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये कहता है कि 2 सेशन के बीच में 3 महीने का क्या होना चाहिए, तो गैप नहीं होना चाहिए, बस इतना ही कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये गलत हो गया, ये इस आंसर आपका सही नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा पहला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डीपीएसपी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कौन ऐसा है जो मतलब कि ये पीस एंड सिक्योरिटी को क्या करता है, तो प्रमोट करता है। तो देखिए आर्टिकल 48 क्या करता है, ये बात करता है आपके ये प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड ये इन्वायरमेंट के बारे में, और आर्टिकल 43A जो बात करता है, अभी मैंने बताया ना, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द ये इंडस्ट्रीज, और आर्टिकल 41 बात करता है कि कैसे हम ये जो एजुकेशन हो गया, वर्कर की लाइफ है, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, तो आर्टिकल 51 ये बात करता है क्या, तो पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में, वर्ल्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज आल्सो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट ऑफ द फॉर द सेम पीरियड। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं हमारे एग्जाम में जो कि
सबके लिए टफ होते हैं। और उसमें से ये क्वेश्चन ये भी है, ये कह रहा है कि कौन ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए इसको करने का एकमात्र एक ही जी, देखिए मुझे तो इसका आंसर पता है, तो मैं बता दूं हाँ ये हमारा आंसर हो गया ज्ञानी झैल सिंह। लेकिन इसका करने का एकमात्र ऑप्शन ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कब कब कौन कौन सा क्या हुआ कि प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे हमारे इंडिया में, मतलब कि प्रेसिडेंट का टेन्योर कब रहा था। और उसके बाद ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसका कब, उसका भी टेन्योर क्या था। दोनों का जब हमें टेन्योर पता रहेगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। और यदि टेन्योर पता नहीं रहेगा तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। मैं तो बोल दूंगा ना कि हाँ ये आंसर ये होगा, क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर, लेकिन आपको तो नहीं पता है। तो इसको करने, इस तरह के क्वेश्चन करने का मतलब कि जैसे नॉन अलाइनमेंट हुआ तो हम तो नॉन अलाइनमेंट मान लीजिए कि ये आपका 16 हुआ, ये मान लीजिए कि 1968 में हुआ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो अब हमें पता करना होगा कि 1968 के दौरान कौन से प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में थे, क्योंकि जब भी इस तरह के कोई भी नॉन अलाइनमेंट वगैरह मूवमेंट होता है तो हेड ऑफ द स्टेट ही उसको क्या करता है, तो होस्ट करता है। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, तो हमारा प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट ही होस्ट करेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस समय यहाँ पे कोई ना कोई हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए और उस प्रेसिडेंट के हमारे टेन्योर के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, तो आंसर कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडिंग द डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी। पहला करें प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। नहीं, ये तो हमारा क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, आर्टिकल 23। तो ये तो आंसर हमारा ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पस फॉर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स इंजुरीज। हाँ ये तो सही है कि हमारा जो डीपीएसपी है तो ये और कहीं ना कहीं गांधी प्रिंसिपल है और कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, शराब वराब नहीं पीना चाहिए, इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, Which one of the following statement is a true of the fundamental duties of Indian Constitution? Fundamental duty लेकर के कौन सा सही है। पहला, a legislative process has been provided to enforce these duties। नहीं, जब हमारा आर्टिकल 41 ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, तो क्या उस समय बताया गया कि ये इन्फोर्स्ड है जिस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं, तो ये तो गलत हो गया ना। दूसरा, दे आर कोरिलेटेड टू द लीगल ड्यूटीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से हमारा फंडामेंटल राइट्स है और इसके वायलेशन के लिए हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर लीगली उस पर कोई केस ले सकते हैं, तब क्या उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज वायलेट होगा तो हम कर सकते हैं, नहीं। तो हमारा ऑप्शन ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहे हैं कि द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड इन इट्स, कहाँ पे, जो जितने भी आइडियल है हमारे वेलफेयर स्टेट का, वेलफेयर स्टेट, अब उसको किस में इंश्राइन किया गया उसके बारे में बात करते हैं। क्या या प्रीमियल में इंश्राइन किया गया, क्या या फंडामेंटल राइट्स में इंश्राइन किया गया, क्या ये 7th शेड्यूल में इंश्राइन किया गया, नहीं। 7th शेड्यूल के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये सब्जेक्ट को 3 लिस्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। उसके बाद जो प्रीएम्बल है वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर और ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है। तो बचा हमारे पास क्या, तो ये डीपीएसपी, तो डीपीएसपी आंसर हो जाएगा। 16 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन कौन ऐसे हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कौन सा ड्यूटी है जो फंडामेंटल ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को लेकर के मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कैसे इन आर्टिकल्स को हम याद कर सकते हैं। चलिए अभी यहाँ फोकस करते हैं। तो पहला क्या है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। देखिए यहाँ पे कंपोजिट कल्चर और इससे भी मिलता जुलता हमारा ये डीपीएसपी में भी है। तो डीपीएसपी में क्या कहता है कि वी आर गोइंग टू प्रिजर्व द नेशनल इंपॉर्टेंस और जो मॉन्यूमेंट्स हैं, पैलेसेस हैं, उसके लिए बात करता है। लेकिन कंपोजिट कल्चर की बात कहाँ की गई है, तो हमारे ये फंडामेंटल ड्यूटीज में किया गया है। और ये जो मॉन्यूमेंट्स हो गया है और ये पैलेसेस हो गए उसको बात प्रोटेक्ट करने की बात कहाँ की गई है, तो डीपीएसपी में किया है। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फॉर फ्रॉम द सोशल इंजस्टिस। फंडामेंटल ड्यूटी में सोशल इन लोग को प्रोटेक्ट करने की, तो प्रोटेक्शन की बात ही कहीं नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ हमारी ड्यूटीज है। तो कंफर्म ये हमारा आंसर होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि डीपीएस में बात की गई है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये भी मेंशन की गई है। टू स्ट्राइव फॉर द टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन द ऑल स्फीयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये भी मेंशन की गई है। क्योंकि हमारे ड्यूटीज के बारे में बात करें और ड्यूटी किस तरह से होते हैं, इसी तरह से होते हैं, क्या करना, तो डेवलप करना साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हम अपने अंदर डेवलप करें, हमारी ड्यूटी यही है कि हमको डेवलप करना चाहिए। दूसरा, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, हमें इस सब चीज़ों के बारे में भी क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, स्टडी वगैरह पर ध्यान देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17,
कह रहा है इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356, मतलब कि ये बात कर रहा है किसके, प्रेसिडेंट रूल के बारे में, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, देन क्या होगा, द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिजॉल्व। गलत। इसमें क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट क्या करता है, या तो असेंबली को सस्पेंड, जब प्रेसिडेंट रूल होता है तो या तो सस्पेंड करता है या फिर इसको डिजॉल्व करता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ, ये सही है। अब पार्लियामेंट के अंडर में इसको एक्सरसाइज किया था, या पार्लियामेंट चाहे तो किसी और को डेलीगेट भी कर सकता है, मतलब कि वो दे सकता है कि ठीक है पार्लियामेंट के बिहाफ पे आप इसमें लॉ बना सकते हैं। तीसरा, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट। नहीं, आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है हमारा नेशनल इमरजेंसी में, ना कि हमारा ये स्टेट इमरजेंसी में। दूसरा, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट। नहीं, ये मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को अलाउ कर सकता है कि हाँ आप बना सकते हो, लेकिन डायरेक्टली मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात क्लियर हो गई। तो इसका आंसर कौन होगा कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज पावर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, देन क्या होगा, तो द असेंबली ऑफ द स्टेट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, ये गलत है। उसके बाद द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर टू स्टेट दैट इज द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट, ये सही है। आर्टिकल 19 सस्पेंड है, ये गलत है। द प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, ये भी क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Consider following statements. The Constitution explicitly mentions that in certain spheres the governor acts in his her own discretion. फिर से गवर्नर डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। The president can of his her own reserve a bill passed by a state legislature for consideration without being forwarded by the governor. आर्टिकल 200 मेंशन कहता है कि गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं किया गया कि प्रेसिडेंट विल होल्ड एनी बिल, प्रेसिडेंट विल रिजर्व एनी बिल। नहीं, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो गवर्नर को ये इंपावर कर रहे हैं ना कि प्रेसिडेंट को। दूसरा कि दूसरा ही पढ़ दिए। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली मेंशन दैट इन सर्टेन स्फेयर्स द गवर्नर एक्ट्स इन हिज हर ओन डिस्क्रिप्शन। हाँ, ये सही है कि कुछ ऐसे भी केसेस है ना जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि गवर्नर क्या करेगा, अपने डिस्क्रिप्शन पे वो क्या करेगा तो काम करेगा। जैसे कि अगर कोई भी मेजोरिटी नहीं आ रही है तो अपने मन से वो लीडर को चूज कर सकता है। अगर कोई बिल वगैरह हो गया तो वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए वो क्या रिजर्व कर सकता है, तो उसका खुद डिस्क्रिप्शन है। और वही प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई करना है तो भी अपना वो क्या कहता है, रिपोर्ट भेजता है। तो सब उसका क्या है, तो डिस्क्रिप्शन है, तो मेंशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, according to the constitution of India it is the duty of the president of India to cause to be lead before the parliament which of the following। कौन कौन सा चीज है जो प्रेसिडेंट ले करता है किसमें, तो पार्लियामेंट में। पहला, द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन। हाँ, ये रिपोर्ट को क्या किया जाता है, तो ले किया जाता है पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के द्वारा। द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, कैग का रिपोर्ट को भी क्या करता है पार्लियामेंट में, वही ले करता है। क्वेश्चन नंबर 4, द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। हाँ, इसको भी वो क्या करता है, ले करता है। और बाकी क्या बचा, द पब्लिक अकाउंट कमेटी। नहीं, इसको प्रेसिडेंट ले करने का काम नहीं करता है, बल्कि अगर लोकसभा में है तो वहाँ पे स्पीकर ले करेंगे, और यदि राज्यसभा में है तो उसको क्या करेंगे, तो चेयरमैन ले करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया, ऑप्शन हमारा क्या होगा, यही होगा, ये नहीं होगा, बाकी सब होगा। ठीक, अब आते हैं हम अपने सेक्शन बी में, मतलब कि हमने ये सेक्शन को खत्म कर लिया। तो सेक्शन बी में हमारा क्या होगा, ये आपका सी सेट होता है। तो हम यहाँ पे 2 पैसेज मैंने लिया, आइए पैसेज को डील करते हैं। अभी मैं यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे अपना डिफिकल्टी लेवल को क्या करेंगे, बढ़ाते चलें, क्योंकि अभी हमारा ये सेकेंड टेस्ट है। पैसेज 1 क्या रहा है कि मॉडर्न सोसाइटीज डिपेंड्स हेवली ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फ्रॉम कम्युनिकेशन टू द ट्रांसपोर्टेशन, फ्रॉम एजुकेशन टू द हेल्थ केयर। ये तो सही है ना कि हम अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहे हैं, इसके बिना, टेक्नोलॉजी के बिना तो हमारा समझो कि आज कुछ हो ही नहीं सकता है। मोबाइल पे पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहे हैं। ये मोबाइल में मैं स्क्रेच कर रहा हूँ, ऐसे ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मैं मोबाइल ये पेन खरीदा उसे पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक हुआ। दूसरा, टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हाँ, ये भी क्लियर है। हाउएवर द इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन मशीन्स ऑल्सो रेजेस कंसर्न्स। लेकिन जिस तरह से हम डिपेंड होते जा रहे हैं हर चीज़ के लिए मशीन पे, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कंसर्न भी क्या करता है, डेवलप कर रहा है। ये भी सही है। ठीक है, मेनी फियर दैट ऑटोमेशन विल रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स व्हाइल अदर बिलीव दैट इट विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी दैट नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। कुछ का मानना है कि जिस तरह से हम मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी एआई का जमाना आ गया है, ये कहीं ना कहीं हमारे जॉब को पूरी तरह से क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। और कुछ कहता है कि नहीं, ये ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा जो अभी तक हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं था।
The real challenge lies in adapting our education system and skill to the changing the technology environment। और जो रियल इसका जो चैलेंज है वो कहीं ना कहीं इसको अडेप्ट करने में है, इसको सीखने में है, और मतलब इसको पढ़ाई वढ़ाई को लेकर के ये चैलेंजिंग होगा, बाकी अदर चैलेंजेस नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि दोज हु कैन लर्न कंटिन्यूसली एंड अडेप्ट विल फाइंड द फ्यूचर विल बी फुल ऑफ द पॉसिबिलिटी। और जो इसको बहुत जल्दी अडेप्ट कर, जैसे अभी एआई का ज़माना हो गया, तो जो एआई को जितना जल्दी सीखेगा, क्योंकि फ्यूचर अभी एआई का ही है, जितना जल्दी उसको सीखेगा, जितना जल्दी उसको अडेप्ट करेगा, वो क्या होगा, अपने लिए एक नया अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी जरूर क्रिएट कर पाएगा। ऑप्शन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द पैसेज what is the main challenge posed by the rapid technological growth? कौन ऐसा चैलेंज है जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए ये किया जा रहा है? क्या मैनेजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्रिवेंटिंग ऑटोमेशन, या रिड्यूसिंग द मशीन्स यूजेज। अब क्वेश्चन ये जो पैसेज है वो किस चीज़ से डील करता है, क्या चैलेंजेस जो पैसेज में रियल में दर्शाया गया है। तो पैसेज ने दोनों तरह की बात किया कि इसका कंसर्न तो है, लेकिन कुछ लोग का ये भी मानना है कि अगर इसको हम अच्छे से सीख गए तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए लाएगी। तो इसने क्या किया, बैलेंस कर दिया। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे लेकिन मेन चैलेंज क्या रहेगा, मेन चैलेंज हमारा क्या होगा, अडेप्टिंग एडुकेशन एंड स्किल टू द न्यू टेक्नोलॉजी। ये हमारा मेन चैलेंज इस पैसेज में क्या किया गया है, तो बात किया गया है। आगे देखते हैं। इसी से दूसरा क्वेश्चन क्या करें कि द ऑथर्स ओवरऑल व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी बेस्ट टू बी डिस्क्राइब्ड एज। क्या व्यू रखता है ऑथर इसमें? इंटायरली नेगेटिव, क्या ये ऑथर का नेगेटिव अपॉर्चुनिटी है? क्या ऑथर सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं पैसे के बारे में? नहीं, ये तो मिक्स बैलेंस की बारे में बात करें। एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक है? नहीं। उसके बाद बैलेंस एंड रियलिस्टिक, हाँ, ये बैलेंस को बना करके ये बात कर रहे हैं कि ठीक है, ये कुछ कंसर्न तो कर रहा है, लेकिन अगर जितने जो भी इसको बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, जितना जल्दी सीख पाएंगे, उनके लिए और भी ज़्यादा क्या होगा, पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी। अनसर्टेन एंड डाउटफुल, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। पैसेज नंबर 2 क्या कह रहा है In a democracy, the media plays a vital role in shaping public opinion. बहुत बढ़िया। It acts as a bridge between the government and the citizens. However, when media outlets focus more on sensationalism rather than the facts, they can mislead the public. सही बात है ना कि अगर हम जो ट्रूथ है, जो रियल न्यूज है, उस पर फोकस ना करके हम सिर्फ सेंसनाइजेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्रॉब्लम ही होगा। हम ट्रूथ को नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि अदर फैक्ट्स को बस सेंसलाइज करके उसको क्या करें, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो गलत ही है, हमारे लिए कभी हमेशा गलत होगा। ट्रूथ जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग एक्साइटमेंट बट अबाउट प्रेजेंटिंग ट्रूथ विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही बात है। जो रियल जर्नलिज्म होते हैं, जो रियल आपके जर्नलिस्ट होते हैं, वो चीज़ों को एक्साइट नहीं बनाते, बल्कि जो फैक्ट है बस उस फैक्ट के थ्रू उसको क्या करते हैं, तो प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सिटीजन मस्ट ऑल्सो लर्न टू क्वेश्चन व्हाट दे सी एंड रीड इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग एट फेस वैल्यू। और सिटीजन्स को ये एडवाइस भी दे रहे हैं कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, उस पर आप एक क्वेश्चन करना सीखो, क्योंकि व्हाट एवर यू सी मे बी रॉन्ग, क्योंकि उनको सेंसेशन चाहिए और उसके लिए वो बहुत हद तक ये मीडिया कभी कभी चली जाती है। तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि जो भी ये है वो सही है कि गलत है। क्वेश्चन क्या करें, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द ट्रू पर्पस ऑफ द जर्नलिज्म। क्या होना चाहिए पर्पस जर्नलिज्म का? टू क्रिएट एक्साइटमेंट अमंग सिटीजन्स, अभी पढ़े नहीं। टू सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं। टू एंटरटेन ऑडियंस, नहीं, बल्कि टू इन्फॉर्म पीपल रेस्पॉन्सिबली एंड ट्रूथफुली। ये क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं कि द ऑथर इंप्लाइज दैट सिटीजन शुड अवॉइड रीडिंग न्यूज ऑल टुगेदर। नहीं, ये तो नहीं कह रहा ना कि ऑथर तो कभी कहा ही नहीं कि आप अब इसके वजह से अब जो ये बहुत ज़्यादा सेंसलाइजेशन कर रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दो, नहीं। दूसरा, एक्सेप्ट मीडिया रिपोर्ट एज ट्रू, नहीं। ऑथर ये भी कर रहा है कि जो भी आप देख रहे हो उस पर क्वेश्चन करना सीखो। थिंक क्रिटिकली अबाउट द इन्फॉर्मेशन दे रिसीव, ये सही है। डिपेंड ओनली ऑन द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ना, उसका मानना है कि जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, उस पर थोड़ा सा रैशनली थिंक करना आप सीखिए। ये हो गया हमारा 2 पैसे। अब देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा मैथ के क्वेश्चन वाले ना। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है उसमें यूनिट डिजिट के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, 365। तो इसको हम थोड़ा पेन अच्छा से काम नहीं करता है, 365 हो गया। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने का क्या होता है कि ये साइक्लिकल फॉर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये 3 का पावर 1 हो तो 3 होगा, इसका यूनिट डिजिट 3 हो गया इंटू। अब यहाँ पे देखेंगे अब 569, ये 69 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हो गया आपका 6 का पावर 3, तो उसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा। और ये भी एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि 0 हो गया, ठीक है, उसके बाद 1 हो गया, 5 हो गया और आपका 6 हो गया, उसका पावर चाहे कुछ भी हो, उसका आंसर हमेशा का हमेशा क्या होगा, तो 6 ही होता है। तो ये हो गया।
इंटू, अब 7 टू द पावर 71 है, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 71 को 4 से, तो हमारा क्या होगा, शेष फल क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 से तो 7 को हम क्या करेंगे, 3 बार लिख करके इसको गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 9 बटा 9 7 जा 63, तो यहाँ पे क्या बचा 63, तो हमारा यूनिट क्या है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा 6 3 के 18, 18 के 8 आया, और 8 3 के 27 के क्या हो जाएगा, गलती कर दिए क्या, कहीं कैलकुलेशन मिस कर दिए क्या, नहीं सही तो किया है, 8 तरीके 24 होगा, तो 24 का हमारा क्या हो जाएगा 4, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि ये यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई 1। क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स वाई जेड, ठीक, उसके बाद वाई जेड एक्स, उसके बाद क्या करा है कि जेड एक्स वाई, इसको हम क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या होता है कि ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक, इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। तो अब कह रहे हैं कि अब बताओ इसमें से कौन है जो इसको डिवाइड नहीं कर पाता है। देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या होता है, कुछ ट्रिक्स बताएं, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ, मैं बताता भी हर वीकली टेस्ट में, डेली टारगेट में कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है, उसी चैप्टर से मैंने उठा के दिया है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन क्या होते हैं 3 से 37 से 111 से, और ये उसके खुद के मल्टीप्लाई से x प्लस वाई प्लस जेड से हमेशा क्या होते हैं, तो डिविजल होते हैं। तो बात क्लियर हो गई यहाँ पे, तो बचा क्या, तो 9, तो ये क्या होगा, तो 9 से डिविजल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, इफ सम पेन्स आर बुक्स, कह रहा है कि कुछ पेन है, ठीक है, या कुछ पेन हो गया, और कह रहा है कि सम पेन्स आर बुक, तो ये कुछ पेन्स है जो कुछ क्या है, कुछ बुक है। उसके बाद कर रहा है एंड सम बुक्स आर पेपर्स, और कुछ ऐसे बुक्स हैं जो क्या है, तो हमारे पेपर भी हैं। सम पेन्स आर बुक एंड सम बुक्स आर पेपर्स। अब करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है, सम पेन्स आर पेपर्स, करेंगे सम पेन्स आर पेपर्स, इनके बीच में तो कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑल पेन्स आर पेपर, सब पेन सब पेपर है, कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो गया। सम पेपर्स आर बुक, सम पेपर्स आर बुक, और पॉसिबिलिटी बनती है कि हाँ कुछ पेपर्स क्या हो सकते हैं, बुक हो सकते हैं, सही है। ऑल बुक्स आर पेन्स, इसका कोई ऑल बुक्स आर पेन नहीं है, तो कभी नहीं बनेगा कि सम बुक्स आर पेन, ये भी सही हो जाए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका सम पेपर्स आर बुक्स, ये सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर हुई, चलो बहुत इजी क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, ए इज ओल्डर देन बी, क्या कर रहा है, ए इज ओल्डर देन बी, उसके बाद बट यंगर देन सी, लेकिन ये सी से क्या है, यंगर है। डी इज यंगर देन बी, अब डी जो है यंगर देन क्या है, तो बी है, तो हु इज द ओल्डेस्ट अमंग देम, सबसे ओल्ड कौन है, तो सी, ऐसे ही आंसर दिख रहा है, सी हो जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये, सेक्शन सी मेंस का क्वेश्चन। 29 क्या कर रहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसको तो यहाँ पे लिख करके पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसका मॉडल आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। उसके बाद व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट बाउंड्रीज इन इंडिया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन दिस प्रोसेस। आप इसको आसानी से कर सकते हो लक्ष्मीकांत से पढ़ के, तो मैं इसको क्या करूँगा, आपको इसका मॉडल आंसर सेंड कर दूंगा। तो ये रहा आज का हमारा टेस्ट नंबर 2। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे, और इस तरह करके हम चीज़ों को क्या करते हैं, तो अप्रोच करते हैं। हर संडे को हम वीकली टेस्ट लगाते हैं, वीकली टेस्ट 2 रहा, 3 रहा, और जब हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हमें क्या करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी लगा लेंगे। तो डेली टारगेट भी हम कर रहे हैं, तो आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को आप इस पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।